नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के रसायन विज्ञान को देखेंगे और उसका पहला चैप्टर भी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि रसायन विज्ञान जो है वो विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संघटन, संरचना और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। लिवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। पदार्थ और उसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं, ये हमारा पहला चैप्टर है। पदार्थ का जब हम बात करें तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जिस जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि जल, हवा, बालू, पत्थर, ये सब हो जाएगा। प्रारंभ में भारतीयों और यूनानियों का मत था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं पांच तत्वों के संयोग से बनी है। ये पांच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर है। भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अनवरत यानी कि सॉरी अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिसे परमाणु कहा जाता है। और पदार्थ का वर्गीकरण इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है कि पदार्थ जो है दो तरीके से बांटे गए हैं। एक भौतिक वर्गीकरण के द्वारा इसको जो है ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया है, जबकि एक रासायनिक वर्गीकरण किया गया है शुद्ध और मिश्रण में। शुद्ध के अंदर में दो प्रकार के पदार्थ आते हैं। एक तत्व आता है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और दूसरा होता है यौगिक जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। फिर तत्व जो होता है ये भी दो प्रकार का हो जाता है, एक धातु हो जाता है और एक दूसरा जो है आपका अधातु हो जाता है। जबकि यौगिक जो होता है इसके हम लोग आगे देखेंगे। मिश्रण की बात करेंगे तो ये भी दो प्रकार का हो जाता है। हालांकि यौगिक का यहाँ पे दिया है कि दो प्रकार के हो जाते हैं, एक कार्बनिक और दूसरा जो है आपका अकार्बनिक हो जाते हैं। जबकि मिश्रण की बात करेंगे तो ये भी दो प्रकार का समांग और विषमांग मिश्रण होता है। तो आइए इन सबको एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहली बात कि ठोस पदार्थ की वो अवस्था जिसका आकार, आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, ये सब हो जाएगा। द्रव का अगर हम बात करते हैं तो पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन जो है निश्चित हो, उसको हम द्रव कहते हैं। जैसे कि अल्कोहल है, पानी है, तारपीन हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब। गैस का बात करेंगे तो पदार्थ की वो भौतिक अवस्था जिसका कि आकार, आयतन दोनों ही अनिश्चित हो। इसमें आपका ऑक्सीजन, हवा, नाइट्रोजन ये सब आ जाएंगे। याद रखिएगा कि गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता है, इसका वितरण बहुत अधिक होता है और इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को जो है बदला जा सकता है, परंतु इसके अपवाद भी हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी, पत्थर, ये केवल ठोस अवस्था में ही रहते हैं। जब जल तीनों अवस्था में रह सकता है। पदार्थ के तीनों भौतिक अवस्थाओं में निम्न रूप में जो है साम्य होता है। ठोस जो है द्रव में चेंज होता है, द्रव जो है गैस में होता है। इस प्रकार से चेंजेज होते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस रूप से गैस रूप में बन जाते हैं, इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आयोडीन या फिर कपूर हो जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा और पांचवी अवस्था जो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। तत्व का बात करें तो तत्व वो शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा ना तो दो या फिर दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और न ही अन्य सरल पदार्थों के योग से इसे बनाया जा सकता है। सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जबकि यौगिक की बात करें तो ये वो शुद्ध पदार्थ है जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा बनता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी गुणों से जो है, अवयवी तत्वों के गुणों से जो है अलग होता है, भिन्न होता है। जैसे जल का एग्जांपल ले लें तो जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन जलाने में सहायता करता है, हाइड्रोजन खुद जलता है, जबकि पानी जो होता है इन दोनों के उल्टा जल आग को जो है बुझा देता है। मिश्रण की बात करें तो मिश्रण वो पदार्थ जो कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बना हो, उसको हम मिश्रण कहते हैं। इसे सरल यांत्रिक विधि द्वारा जो है पुनः इसके प्रारंभिक अवयवों में अलग अलग किया जा सकता है। जैसे हवा हो गया, ये दो प्रकार का होता है, समांग और मिश्रण, सॉरी विषमांग। तो समांग की बात करें तो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से
समांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग में गुणधर्म एक समान होते हैं, जैसे चीनी और नमक या फिर जो है का जो जलीय विलयन होता है वो हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हवा का दिया हुआ है। विषमांग मिश्रण की बात करें तो अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण और इनके संघटक भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि कुहासा हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जो होता है वो शरीर में सबसे अधिक होता है 65%, कार्बन जो है 18%, और तीसरे नंबर पे आता है हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन जो है 3%, कैल्शियम 2%, और फास्फोरस जो होता है वो 1%, जबकि पोटेशियम जो होता है 0.35%, सल्फर जो होता है वो 0.25%, सोडियम जो होता है 0.15%, जबकि क्लोरीन जो होता है 0.15%, मैग्नीशियम जो है 0.05%, लोहा जो होता है वो 0.004% होता है, जबकि अन्य जितने भी तत्व हैं वो सारे 0.0446% होते हैं। मिश्रण को अलग करने की विधि की बात करें तो इसमें प्रमुख विधियां हैं रवाकरण। इस विधि के द्वारा जो है अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। गर्म अवस्था में ही कीट द्वारा छानकर अलग छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल एल्कोहल में 348 केल्विन ताप पर गर्म करके इस विधि द्वारा जो है अलग किया जाता है। आसवन विधि है दूसरा, जिसको हम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो उसके मिश्रण को जो है आसवन विधि द्वारा पृथक करते हैं। यानी कि ये द्रव्यों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण और दूसरा भाग संघनन होता है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन इस विधि द्वारा दो ऐसे ठोस मिश्रणों को अलग करते हैं जिसमें कि एक ठोस ऊर्ध्वपातित होता है जबकि दूसरा नहीं होता है। जैसे कि इस विधि में कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासिन इत्यादि को दूसरों से जो है अलग कर सकते हैं। आंशिक आसवन का बात करें यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, तो इस विधि में वैसे मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं जिसके क्वथनांकों में अंतर बहुत ही कम होता है। खनिज तेल, कच्चे तेल से जो है शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार इत्यादि को जो है इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी जो विधि है इसके इस तथ्य पर आधारित होता है कि किसी मिश्रण में विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार वे पृथक कर लिए जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन। इस विधि से कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे कि एसीटोन मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पहला है द्रवणांक, मेल्टिंग पॉइंट। गर्म करने पर जब ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है तो उसमें से अधिकांश में ये परिवर्तन एक विशेष दाब पर और एक नियत ताप पर होता है। बस ये नियत ताप वस्तु का द्रवणांक कहलाता है। जब पदार्थ गलता रहता है तब तक ताप स्थिर रहता है, यदि विशेष दाब नियत रहे तो। हिमांक का बात करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट किसी विशेष दाब पर वो नियत ताप जिस पर के कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। सामान्यतः पदार्थ का द्रवणांक और हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे कि बर्फ का द्रवणांक और हिमांक दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। द्रवणांक पर दाब का भी प्रभाव पड़ता है। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ाने से बढ़ जाते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे मोम और तांबा हो गया। उन पदार्थों के द्रवणांक दाब बढ़ने से घट जाता है जिनका आयतन गलने पर घट जाता है, जैसे बर्फ और ढलवा लोहा।
नेक्स्ट याद रखना है कि गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन। क्रिस्टलीय पदार्थों में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए पदार्थ में डूब जाता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार के ठोस अपने ही गले हुए द्रव में पल्लवित करते रहते हैं। इसी विशेष गुण के कारण बर्फ का टुकड़ा गले हुए पानी में पल्लवित करता है। सांचे में केवल वे पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि वे तभी वे सांचे के आकार को पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। चांदी या सोने की मुद्राएं ढाली नहीं जाती, क्योंकि सॉरी केवल मोहर लगाकर बनाई जाती है। मिश्र धातुओं का द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, क्योंकि अशुद्धियां डाल देने से पदार्थ का जो है गलनांक घट जाता है। हिमकारी मिश्रण की बात करें तो किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। उस ऊष्मा अ, ये ऊष्मा साधारणतः बाहर से मिली, जैसे जल से बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वो जल से ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। उदाहरण, घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का एक भाग और बर्फ का 3 भाग मिलाया जाता है। इससे मिश्रण का तापमान -22 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण, यानी कि वेपोराइजेशन। द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक वाष्पन होता है और दूसरा क्वथन होता है। क्वथन से कम तापमान पर क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जो है वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की क्रिया जो होती है वो कई सारे बातों पर निर्भर करती है। क्वथनांक का कम होना, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतने ही अधिक तेजी से होगी। द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा वाष्पन अधिक होगा। द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा वाष्पन उतना ही अधिक होगा। द्रव के पृष्ठ पर पहला कि द्रव के पृष्ठ पर वायु बदलने पर वाष्पन तेज होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना ही बढ़ता जाएगा वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। नेक्स्ट है क्वथनांक। तो द्रव दाब के किसी दिए गए नियत मान के लिए वो नियत ताप जिस पर कि कोई द्रव उबल कर द्रव अवस्था से जो है वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, वो नियत ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ताप बढ़ने से द्रव का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है और घटाने से जो है आपका द्रव का क्वथनांक भी घट जाता है। तो यहाँ पर हमारे भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।